हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 44 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में शामिल प्रमुख उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। इसका उत्पादन डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें IIP में शामिल मदों के कुल भारांश का 50% से अधिक शामिल है। सूचकांक में प्रमुख उद्योगों में उर्वरकों का भारांश सबसे कम है। 8 कोर उद्योगों का सूचकांक जो है ICI जिसको कहा जाता है, तो एक उत्पादन मात्रा सूचकांक है और इसका प्रकाशन मंथली किया जाता है, यानी इसका जो प्रकाशन होता है वो मासिक रूप से होता है। यह चयनित 8 कोर उद्योगों में उत्पादन का आकलन करता है, यानी आपके जो 8 कोर उद्योग हैं इनमें आपका कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं। आपका पहला वाला कथन जो है ये आपका सही नहीं है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा संकलित और जारी किया जाता है, यानी इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पर जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय है इसके द्वारा ये जारी और संकलित किया जाता है। हालांकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 6 सप्ताह के अंतराल पर मासिक रूप से अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है वो कितने सप्ताह बाद करता है, वो 6 सप्ताह बाद करता है। लेकिन मूल रूप से इसका जो प्रकाशन है वो आपका आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा किया जाता है। तो आपका पहला वाला कथन सही नहीं है। सेकंड वाला जो कथन है ये भी गलत है। देखिए, 8 प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के कुल भारांश का 50% नहीं है बल्कि ये 40.27% है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ये कुल भारांश का 40.27% शामिल है। तीसरा वाला जो कथन है आपका ये कथन सही है। सूचकांक में प्रमुख उद्योगों में उर्वरकों का भारांश जो है सबसे कम है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। यहाँ पर केवल 1 और 2 कथन सही नहीं है, तो आपका सही आंसर है पहले का भी, केवल 1 और 2। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ARC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ARC को RBI द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFCs के रूप में विनियमित किया जाता है। ARC केवल सुरक्षित ऋण प्राप्त कर सकती है जिसे गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी या ARC RBI के अंतर्गत पंजीकृत है और वित्तीय अस्थियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, जिसको आप सरफेसी अधिनियम 2002 के रूप में जानते हैं, इसके तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में ये विनियमित है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये भी सही है, यानी ARC परिसंपत्ति पुनर्निर्माण या प्रतिभूतिकरण अथवा दोनों के व्यवसाय में संलग्न होती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर है सेकंड का C, यानी 1 और 2 दोनों। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों के आधिकारिक स्रोत प्रदान करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO के आंकड़े, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय DGET के आंकड़े, भारत की जनगणना। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के 3 आधिकारिक स्रोत हैं। इनमें आपका पहला जो है वो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े हैं, तो आपका पहला वाला है। इसके अलावा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के आंकड़े हैं और भारत की जनगणना रिपोर्ट है, यानी ये तीनों ही आंकड़े यहाँ पर मिलाकर भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तीसरे का C, यानी 1, 2 और 3। चौथा प्रश्न है आपका, भुगतान बैंक निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। फर्मों के लिए चालू खाता, खुदरा ऋण, प्रीपेड कार्ड जारी करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। भुगतान बैंक बैंकों का एक नया वर्ग है जिन्हें RBI द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए भुगतान बैंकों को कुछ कार्य सौंपे गए हैं, जिनके तहत 1 लाख रुपए से कम वाले, यानी 1 लाख रुपए से कम जमा राशि वाले लघु बचत
या चालू खाते की सुविधा प्रदान करना, यानी फर्मों के लिए चालू खाता देना, एक तो ये काम है। खुदरा ऋण, ये सेकंड वाला गलत है। भुगतान बैंक विभेदित या सीमित बैंक होते हैं। ये गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं से संबंधित गतिविधियां करने हेतु सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते हैं और ना ही वे ऋण देने का व्यवसाय कर सकते हैं। तो सेकंड वाला यहां पर गलत हो जाएगा। तीसरा वाला बिल्कुल सही है, प्रीपेड कार्ड जारी करना। देखिए, ये अपने प्रवासी श्रमिक कार्यबल, निम्न आय वाले परिवार या लघु व्यवसायों आदि के लिए भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रीपेड जो कार्ड है ये जारी कर सकते हैं। तो यहां पर आपका 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है केवल 1 और 3। 5वां प्रश्न है आपका, बैंकिंग क्षेत्र में आरक्षित निधि अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह जमाओं का वह प्रतिशत है जिसे किसी बैंक को आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। उच्च आरक्षित निधि अनुपात अर्थव्यवस्था में ऋण आपूर्ति को कम करता है। ठीक है, यहां पर बात हो रही है सीआरआर की, जिसको आप कैश रिजर्व रेशियो के रूप में जानते हैं। तो यह जमाओं का वह प्रतिशत है जिसे किसी बैंक को आरबीआई के पास आरक्षित नकद के रूप में रखना होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है यह भी सही है। सैद्धांतिक रूप में यदि केंद्रीय बैंक उच्च आरक्षित निधि अनुपात की मांग करता है तो इसका प्रभाव अपस्फीतिकारी मौद्रिक नीति के रूप में होता है और उच्च आरक्षित निधि अनुपात बैंकों की ऋण देने की क्षमता को कम करेगा और इस तरह मुद्रा आपूर्ति को ये कम करेगा। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है, यानी कि उच्च आरक्षित निधि अनुपात अर्थव्यवस्था में ऋण आपूर्ति को कम करता है, क्योंकि भाई बैंकों का एक हिस्सा तो आरबीआई के पास रखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी बैंक है वो बहुत ज्यादा लोन वगैरह नहीं बांट पाएंगे। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 5वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 6वां प्रश्न है आपका, तुलन पत्र किसी फर्म की आस्तियों और देनदारियों का लेखा होता है। निम्नलिखित पदों में से कौन से किसी बैंक की आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। किसानों को दिए गए ऋण, ग्राहकों की सावधि जमाएं, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा नगद। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, आस्तियां वे मदें होती हैं जिनकी एक फर्म स्वामी होती है अथवा जिनका फर्म दूसरों पर हक रखती है। बैंक के संदर्भ में भवन, फर्नीचर आदि के अतिरिक्त जनता को दिए गए ऋण भी इन आस्तियों में आते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला बिल्कुल सही, किसानों को दिए गए ऋण ये भी इसमें आते हैं। सेकंड वाला जो है ग्राहकों की सावधि जमाएं, सेकंड वाला गलत है। ठीक है, किसी फर्म की देनदारियां उसके ऋण होते हैं अथवा जो उसे अन्यों को देना होता है। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारियां उसकी जमाएं हैं जो लोगों से इनके पास रखी हैं, यानी लोगों ने जो इनके पास रखी हैं। तो ग्राहकों की जो सावधि जमाएं हैं वो देनदारियां होती हैं, वो इसमें नहीं आती हैं। तीसरा वाला जो है ये बिल्कुल सही है। देखिए, कोष में भी जमाएं होती हैं जो व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई के पास रखते हैं और अपने पास नगद धनराशि के रूप में रखते हैं। तो ये भी इसमें आ जाते हैं। यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे तुलन पत्र में किसानों को दिए गए ऋण आ जाते हैं और आरबीआई के पास जो जमा नगद है वो भी इसमें आ जाता है। लेकिन ग्राहकों की जो सावधि जमाएं हैं वो इसमें नहीं आती हैं, क्योंकि ग्राहकों की जो सावधि जमाएं हैं तो ग्राहकों को निकालना भी तो होता है पैसा, तो भाई वो इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। तो यहां पर आपका 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 6वें का सी, केवल 1 और 3। 7वां प्रश्न है आपका, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी उस देश के लोगों के कल्याण का सूचकांक नहीं है, क्योंकि इसमें ध्यान नहीं रखा जाता है महिलाओं द्वारा घरों में प्रदान की जाने वाली घरेलू सेवाओं का, कंपनियों द्वारा उत्पन्न नकारात्मक बाह्य कारणों का, नागरिकों के मध्य विद्यमान असमानताओं का। देखिए, यहां पर पहला वाला कारण बिल्कुल सही है। आपके घर में आपकी जो माता या बहन है जो घर में आपके लिए खाना पकाती हैं या घर के जो घरेलू काम करती हैं, क्योंकि उनके लिए आप उनको कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं करते, तो इसलिए इनको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। यानी इनके द्वारा जो दी जाने वाली सेवा है उसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। इसी प्रकार कंपनियों के जो बाह्य कारण हैं, बाह्य कारणों से मतलब ये है कि यहाँ पर लाभ से या हानियों से है जो कोई फर्म या व्यक्ति अन्यों को प्रदान करता है और जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता है। तो कंपनियों के द्वारा उत्पन्न जो बाह्य कारण है, नकारात्मक बाह्य कारण है, वो भी इसमें काउंट नहीं होते हैं। इसके अलावा नागरिकों के मध्य जो असमानताएं हैं, सामाजिक स्तर पर हैं, आर्थिक स्तर पर हैं या राजनीतिक स्तर पर जो असमानताएं विद्यमान हैं, तो उन असमानताओं का भी यहाँ पर आकलन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये सभी चीजें हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 7वें का डी, 1, 2 और 3। 8वां प्रश्न है आपका, भारत में कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसे प्रत्येक 5 वर्ष में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में
संपन्न किया जाता है। इसे भारत में पहली बार वर्ष 1920-21 में संपन्न किया गया था। इसे विश्व कृषि जनगणना के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। कृषि जनगणना भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में संपन्न की जाती है और यह सबसे बड़ा देशव्यापी सांख्यिकीय अभियान है जो कृषि मंत्रालय द्वारा विभिन्न आकार के वर्गों और सामाजिक समूहों की कृषिगत जोतों की संरचना पर डेटा के संग्रह के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है आपका, यानी यहाँ पर बोला गया है कि इसकी शुरुआत जो है पहली बार 1920-21 में की गई थी। देखिए सेकंड वाला कथन गलत है। भारत में पहली कृषि जनगणना जो थी वो 1970-71 में की गई थी, 1970-71 में की गई थी, ना कि 1920-21 में। तो आपका सेकंड वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका थर्ड वाला कथन यहाँ पर सही है। भारत में कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 1970-71 से विश्व कृषि जनगणना यानी वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर कार्यक्रम के भाग के रूप में कृषि जनगणना का आयोजन करता आ रहा है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 8वें का सी, केवल 1 और 3। 9वां प्रश्न है आपका, कृषि उपज बाजार समिति APMC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह केंद्र सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक बाजार समिति है। इसे कुछ अधिसूचित कृषि या बागवानी अथवा पशुधन उत्पादों के व्यापार हेतु गठित किया गया है। राज्य में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को विभाजित किया गया है और प्रत्येक को एक बाजार क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसका प्रबंधन APMC द्वारा किया जाता है। APMC की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो कृषि उपज बाजार समिति राज्य सरकार द्वारा गठित एक सामुदायिक बाजार समिति है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा गठन नहीं हुआ है बल्कि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसका गठन किया गया है और ये एक सामुदायिक बाजार समिति है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। APMC को राज्य सरकार द्वारा जारी कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के तहत कुछ अधिसूचित कृषि या बागवानी अथवा पशुधन उत्पादों के यानी पशुधन उत्पादों में व्यापार के लिए गठित किया गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। राज्य में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को विभाजित किया गया है और प्रत्येक को एक बाजार क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा गठित बाजार समिति यानी APMC के द्वारा किया जाता है और APMC की फुल फॉर्म फिर से बोल दे रहा हूँ, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 9वें का बी वाला, केवल 2 और 3। 10वां प्रश्न है आपका, नवीन प्रस्तावित फ्रेट स्मार्ट सिटीज पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इस पहल के तहत केवल 4 स्टार रैंक वाले स्मार्ट शहर ही चुने जाने के पात्र हैं। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों की भागीदारी होगी। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत लॉजिस्टिक प्रभाग द्वारा वर्ष 2021 के जुलाई महीने में शहरी माल ढुलाई की कुशलता में सुधार लाने और लॉजिस्टिक की लागत में कमी के अवसर तैयार करने के लिए फ्रेट स्मार्ट सिटीज की संकल्पना लाई गई। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये सही नहीं है। फ्रेट स्मार्ट सिटी के रूप में शामिल होने के लिए शहरों को 4 स्टार रैंक वाले कोई मानदंड यहाँ पर ऐसे नहीं रखे गए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर सही है। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों की भागीदारी होगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 10वें का बी, केवल सेकंड। 11वां प्रश्न है आपका, प्राथमिक घाटा निम्नलिखित में से किन के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। राजकोषीय घाटा और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के, राजकोषीय घाटा और निवल ब्याज दायित्वों के, कुल व्यय और गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियों सहित राजस्व प्राप्तियों के, राजकोषीय घाटा और प्राप्त हुए बाह्य अनुदानों के। देखिए, जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इस स्थिति को बजटीय घाटा कहते हैं। सरल भाषा में प्राथमिक घाटा वह शेष है जो राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगी को घटाने से प्राप्त होता है। यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला, इन राजकोषीय घाटा और निवल ब्याज दायित्वों के। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11 का बी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, भारत में लोक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारत में सार्वजनिक ऋण में केंद्र सरकार द्वारा उपगत आंतरिक और बाह्य दोनों ऋण शामिल हैं। भारत में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी PDMA सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी एकमात्र अभिकरण है।
भारत में सार्वजनिक ऋण में केंद्र सरकार द्वारा उपगत आंतरिक और बाह्य दोनों ऋण शामिल हैं। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत का संविधान सरकार की कार्यकारी शाखा को संचित निधि की प्रतिभूतियों पर उधार लेने की शक्ति प्रदान करता है और रिजर्व बैंक सरकार के एजेंट के रूप में उधार कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पीडीएमए है ये सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के लिए उत्तरदायी एकमात्र अभिकरण है। तो ये सेकंड वाला गलत है, क्योंकि जो पीडीएमए है इसको अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। और इसके अलावा जो आरबीआई है इसके तहत कुछ और भी संस्थान हैं जो कि ऋण लेने के लिए अभिकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो अभी पीडीएमए पर चर्चा चल रही है, पीडीएमए अभी प्रस्तावित है, ये अभी स्थापित नहीं हो सका है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 12 का ए, केवल एक। 13वां प्रश्न है आपका, खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति OALP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यह सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए एक समान लाइसेंस प्रदान करता है। निजी कंपनियों को उन क्षेत्रों को उत्खनित करने की अनुमति है जिनमें वे तेल और गैस का अन्वेषण करना चाहते हैं। यह हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति का एक भाग है। देखिए, आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन के लिए एक समान लाइसेंस प्रदान करता है। यह क्षेत्रों के अधीन राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के तहत प्रस्तुत किया जाता है, जो ठेकेदारों को परंपरागत के साथ साथ गैर परंपरागत तेल और गैस संसाधनों के अन्वेषण में सक्षम बनाता है। आपका सेकंड वाला कथन यहाँ पर यह भी सही है। निजी कंपनियों को उन क्षेत्रों को उत्खनित करने की अनुमति है जिनमें वे तेल और गैस का अन्वेषण करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। खुला रकबा लाइसेंसिंग कार्यक्रम हाइड्रोकार्बन उत्खनन या अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो लाभ हिस्सेदारी मॉडल के बजाय राजस्व हिस्सेदारी मॉडल पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 13 का डी, 1, 2 और 3। 14वां प्रश्न है आपका, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? यह राज्य सरकार द्वारा उत्पादक कृषकों को अत्यधिक फसल उत्पादन वाले वर्षों के दौरान कीमत में तीव्र गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु निर्धारित मूल्य है। इसकी घोषणा कतिपय फसलों के लिए बुवाई मौसम के ठीक बाद की जाती है। इसकी घोषणा कृषि एवं सहकारिता विभाग की अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए, जो आपका MSP है ये राज्य सरकार के द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इस वजह से आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी MSP कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तीव्र गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही नहीं है। देखिए, MSP कतिपय फसलों के लिए बुवाई के मौसम के आरंभ होने से पहले ही भारत सरकार द्वारा इसकी घोषणा कर दी जाती है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी घोषणा कतिपय फसलों के लिए बुवाई मौसम के ठीक बाद में नहीं की जाती है, बल्कि इसके बुवाई मौसम के ठीक पहले ही कर दी जाती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन यहाँ पर यह भी सही नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको CACP के नाम से जाना जाता है, कृषि लागत और जो मूल्य आयोग है इसकी अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है, ना कि कृषि और सहकारिता विभाग की अनुशंसाओं के आधार पर। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी गलत है। यहाँ पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही कथन गलत है। तो आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। 15वां प्रश्न है आपका, भारत में व्यावसायिक ऊर्जा की खपत की क्षेत्रवार पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? वर्तमान में भारत में परिवहन क्षेत्र व्यावसायिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। विगत दशकों के दौरान कृषि क्षेत्र की ऊर्जा खपत में निरंतर कमी आई है। भारत में कुल ऊर्जा उपभोग के लगभग 74% भाग की पूर्ति व्यावसायिक ऊर्जा से होती है। इसमें कोयला और लिग्नाइट की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, यानी इसमें कोयला और लिग्नाइट की हिस्सेदारी जो है वो 74% की है। इसके पश्चात तेल की जो यहाँ पे हिस्सेदारी है, यानी ऑयल बेस्ड एनर्जी जो है 10% है। प्राकृतिक गैसों की यहाँ पर 9% की है, और जल और अन्य जो भी हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं इनकी हिस्सेदारी 7% की है। तो ऐसे करके यहाँ पर इसकी हिस्सेदारी तय होती है। यहाँ पर पहला वाला जो कथन है ये सही नहीं है।
परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है, वहीं घरेलू कृषि और अन्य क्षेत्रों की हिस्सेदारी में वृद्धि हो रही है। तो आपका पहला वाला कथन भी गलत है और दूसरा वाला कथन भी गलत है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का डी। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।